on Zoom. Yeah, one sec. Isn't it auto? No. You can be a victim of cancer or a survivor of cancer. It's a mindset, said Dave Pelzer. Good afternoon and welcome to episode 2. Thank you so very much for the amazing response for the first episode, and welcome again to episode 2 of Cancer Can Be Beat with Dr. Shashanka Mohan Bose. Dr. Bose has been trained in PGI Chandigarh and PGI Kolkata and has also received specialized higher training in surgery from some of the top medical institutes of the world, namely with Professor Blumgart in Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, Professor R.C.N. Williams in Royal Postgraduate Medical School and Hammersmith Hospital, London, and Professor Benjamin in King's College, London. He has been the first one in Northern India to start pioneering work in breast conservation surgery. So today it's going to be all about treatments and different kinds of investigations that Dr. Bose is going to take us. Dr. Bose, over to you. Thank you very much, Rashmi. Friends, भाइयों और बहनों, कैंसर अवेयरनेस की श्रृंखला में मेरा ये दूसरा लेक्चर है और इसमें मैं बता रहा हूं कि कैंसर की क्या सच्चाई है, उसके बारे में क्या गलत धारणाएं हैं, इसमें क्या जांच या इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट करने चाहिए, और फिर मैं बताऊंगा कि इसका इलाज कैसे होता है। अगर हम देखें कि कैंसर अवेयरनेस के पहले लेक्चर में मैंने काफी सारी चीजें कही हैं और अब मैं दूसरे सेक्शन में आ रहा हूं। कैंसर की क्या सच्चाई है? पहली सच्चाई यह है कि कैंसर किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, उसमें किसी भी उम्र का, माने बच्चा पैदा होता है तब भी वो कैंसर लेके पैदा हो सकता है और बहुत बुढ़ापे थे, वो गरीब हो या अमीर, राजा हो या रंक, गांव में रहता हो या शहर में, उसके पास बहुत पैसा हो या ना हो, और इसी तरह कैंसर शरीर का कोई हिस्सा पार्ट नहीं है जहां पर कि वो अफेक्ट नहीं करता है। कैंसर इन्फेक्शियस नहीं है, मतलब एक मरीज से दूसरे मरीज में कैंसर नहीं जाता। बायोप्सी एग्जामिनेशन मात्र एक चीज है जिससे कि डायग्नोसिस हो सकती है, बाकी सारे तुक्के लगाने वाली बात है। कैंसर किसी भी मरीज के शरीर में बहुत धीरे धीरे फैल सकता है या रह सकता है, और कभी कई कैंसर हैं जो कि बहुत जल्दी फास्ट। कैंसर का कोई जादुई इलाज नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप उसको अगर घुमा दे तो कैंसर ठीक हो जाएगा, उसका इलाज ही करना पड़ता है। आप लोगों को, बहुतों को ये गलतफहमी है कि कैंसर अगर हो जाए तो उससे बचना मुश्किल है, वो उससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात गलत है। 33% मतलब 1/3 कैंसर के मरीज एकदम से ठीक हो सकते हैं, और बाकी जो रहते हैं उसमें से फिर 1/3 मरीज को इलाज के द्वारा कंट्रोल में रखा जा सकता है। और कैंसर के इलाज के बाद में उसका क्या परिणाम होगा वो इस बात पे है कि वो कैंसर किस टाइप का है और कैंसर के किस स्टेज में क्या ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। मैं तो ये कहूंगा कि अर्ली स्टेज में अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो 75 से 80% मरीज बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब आप कहाँ पे इलाज करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, इसका बहुत असर है। जो अर्ली स्टेज में ये नहीं पता लग सकता है कि ये कैंसर है या कोई दूसरी बीमारी है, इसीलिए उसकी बायोप्सी वगैरह करना जरूरी होता है।
मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई सीक्रेट और मैजिक क्योर नहीं है, और कैंसर कैसे बढ़ रहा है ये उसके टाइप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि तंबाकू का इस्तेमाल, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, गुटखा, किसी भी तरह से वो जरूर कैंसर की उत्पत्ति कर सकता है, इसलिए उसका सेवन करना बिल्कुल बंद करना चाहिए। कई लोगों में बहुत गलत धारणाएं भी हैं कि कैंसर कभी शरीर से छूटता नहीं है। नहीं, गलत है, वो ठीक हो सकता है। इसमें कैंसर में दर्द नहीं होता शरीर के किसी भी हिस्से में। पहले पहले कैंसर में दर्द नहीं हो सकता, लेकिन बाद में जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं तब दर्द हो सकता है। लोगों का ख्याल है कि छोटे से गिल्टी या रसौली कैंसर नहीं होती है, लेकिन ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि हर चीज छोटे से ही बड़ी होती है। एक बच्चा जब पैदा होता है छोटा सा होता है, 1 किलो या 1.5 किलो का, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो 200 किलो तक बढ़ सकता है। इसी तरह कैंसर की रसौली धीरे धीरे बढ़ के एक भयंकर रूप ले सकती है। मैंने आपको फिर बताया कि कैंसर इन्फेक्शियस नहीं है। अगर ये इन्फेक्शियस होता तो मेरे जैसा सर्जन जो कि 50-60 साल से कैंसर के इलाज कर रहा है, वो कब का ऊपर पहुंच चुका होता। कैंसर खाली 5% में अपने पिताजी, माताजी या भाई बहनों से दूसरे में फैल सकता है, जीन्स के द्वारा फैल सकता है, लेकिन 90-95 में इसका जीन्स का कोई असर नहीं होता। और मैं आखिर में कहूंगा कि कई लोग मानते हैं, कहते हैं कि कैंसर हो गया है ये तो भगवान का श्राप है। ये भगवान का श्राप नहीं है। भगवान तो हमेशा आपके भले के लिए ही चाहते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं और आपको ठीक करने में मदद करते हैं। कैंसर के मरीज को सबसे पहले अपनी जांच किसी स्पेशलिस्ट से करवानी चाहिए। कई लोग आजकल क्या करते हैं, सीधे जाकर पेट स्कैन करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं। वो ठीक नहीं, क्योंकि जब फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं डॉक्टर से, वो कई चीजें पता कर लेता है जो कि कोई भी जांच नहीं कर सकता। देखिए, उदाहरण के तौर पे ये लेडी है, इसको ये कैंसर है छाती का। इसको डॉक्टर, सर्जन इसका ऑपरेट करने जा रहे थे बिना उसको पूरी जांच किए हुए, और जब देखा गया तब देखा गया कि इसका कैंसर के सेल्स यहाँ पे बगल में पहुंच गए हैं। मतलब ये स्टेज 1 से आगे बढ़ चुका है। और इसकी जब और जांच की गई, जैसे सीटी स्कैन किया गया, तो उसके लिवर में या लंग्स में भी कैंसर फैल गया। मतलब ये कैंसर के स्टेज 4 हो गया। मैं और एक उदाहरण दे रहा हूं कि ये मरीज आया था, इसके यहाँ पर एक छोटी सी गिल्टी थी, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो अच्छी तरह से तो पता लगा ये सब छोटी छोटी गिल्टियां हैं। मतलब ये कैंसर का 4th स्टेज है। पेशेंट की जांच करने के बाद में ही हम टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन या मरीज की जांच सबसे पहले करवानी चाहिए। कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस करने के लिए आप लेबोरेटरी में जाते हैं और ये डायग्नोसिस पता करते हैं कि ये बीमारी लोकली कहाँ तक फैली हुई है और क्या ये शरीर के दूसरे हिस्सों में। आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि कैंसर के सेल्स शरीर में कहीं पर भी जा सकते हैं, ब्रेन में, लिवर में, लंग्स में, हड्डियों में, स्किन में। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कैंसर कहाँ तक फैला हुआ, उसकी क्या स्टेज है। और ये भी पता करना चाहिए कि क्या कैंसर का मरीज सर्जरी के काबिल है, उसको कीमोथेरेपी दी जा सकती है, उसको रेडियोथेरेपी वो सह सकेगा। ये चीजें जरूरी है पता करना इलाज शुरू करने के पहले। और उसको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, लंग की प्रॉब्लम होगी, किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर ये सारी बीमारियां हैं तो उसका पहले इलाज करना चाहिए और उसके बाद में। मैं तो ये कहूंगा
ये सारे टेस्ट जो जरूरी है उसको बहुत जल्दी 2-3 दिन में किया जा सकता है। रिपीट टेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट होते हैं। ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ये सीटी स्कैन की मशीन है, ये एमआरआई की मशीन है और ये पेट स्कैन किया हुआ है। पेट स्कैन के द्वारा, पेट सीटी स्कैन के द्वारा पूरे शरीर का पता लग जाता है कि उसके कैंसर की सेकेंडरीज और कहीं तो नहीं है। ये जो काले काले धब्बे दिख रहे हैं ये सारे यहाँ पे सेकेंडरीज है। ये भी पेट स्कैन का दूसरा ये है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ लिवर में भी कैंसर के सेल्स पर पहुंचे हुए हैं। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके पहले एक एम होता है। सबसे अच्छा एम ये है कि मरीज लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो, यानी वो जब तक जितने लंबे समय तक बच सके, हमारा एम वो होता है। उसके बाद में उसकी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, मतलब कि क्या वो अच्छी लाइफ दे सकता है। और तीसरा है कि उसकी शारीरिक अवस्था कैसी है, वो सुंदर दिखता है कि नहीं, म्यूटिलेशन का है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बायोप्सी करके उसका इलाज करना चाहिए। कैंसर का मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट है आजकल, यानी क्योर ऑफ द प्रॉब्लम, कंट्रोल ऑफ द डिजीज। अगर हम क्योर नहीं कर सकते हैं तब हम बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं और इसे हम पैलिएशन कहते हैं या पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। जो मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट है उसमें कई चीजों को किया जाता है। ये सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है और टारगेट थेरेपी है। किसी मरीज में हम हो सकता है एक ही चीज का इस्तेमाल करें, किसी में 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का कैंसर है, किस स्टेज में है, कितना फैला हुआ है, और इसके हिसाब से हमको मल्टी मॉड्यूलेटेड ट्रीटमेंट करना होता है। ये और एक पिक्चर है जिसमें बता रहे हैं कि कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, ये सब कुछ हमको कर सकते हैं। और जरूरत पड़ने पे इसकी, पहले के जमाने में तो खाली सर्जरी की जाती थी, लेकिन नहीं, आजकल ये सारे मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट को किया जाता है। और कई मरीजों में तो पहले कीमोथेरेपी को किया जाता है, क्योंकि कीमोथेरेपी से जो रसौली है, कैंसर है, वो छोटा हो जाता है और फिर छोटा होकर वो ऑपरेशन के काबिल होता है। यानी जिसमें कि हम पूरे अंग को नहीं निकाले, थोड़े हिस्से को। तो इसलिए कई बार हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं या रेडियोथेरेपी देते हैं, और बीमारी जब कंट्रोल में आ जाती है तब हम उसका ऑपरेशन करते हैं। ये मैं आपको फिर बताऊंगा। ये देखिए सर्जरी की बहुत प्रोग्रेस हुई है। इसमें खाली ओपन सर्जरी नहीं, आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ये होती है जिसमें कि 2-3 छोटे छोटे छेद करके अंदर दूरबीन डालकर फिर ऑपरेशन किया जा सकता है। या आजकल रोबोटिक सर्जरी भी होती है, और रोबोटिक सर्जरी से सर्जन चंडीगढ़ में बैठा हुआ है लेकिन वो मद्रास में ऑपरेशन कर सकता है। सर्जन अमेरिका में बैठा हुआ है, वो रोबोटिक सर्जरी के द्वारा अफ्रीका में या इंग्लैंड में भी ऑपरेशन कर सकता है। अब मैं इस ऑपरेशन के डिटेल्स में जा रहा हूं। ये देखिए, ये ऑपरेशन था। इसको इतना सा अगर आप पूरा निकाल देते हैं तो ये बीमारी ठीक हो सकती। लेकिन अगर कैंसर के सेल दूर होके यहाँ पर है और सर्जन को ये पता नहीं था और वो खाली इतना हिस्सा निकाल सकता है, तो कि बाद में क्या हो जाएगा, ये कैंसर के सेल बचे रहेंगे और यहाँ से ये बढ़ते रहेंगे, मतलब उसमें रिकरेंस होता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कैंसर कहाँ तक फैला हुआ। कई बार क्या होता है कि कैंसर जो होता है वो दूसरे शरीर में चिपका होता है,
ये जैसे ब्लड वेसल्स नाड़ियों से चिपका हो, लंग्स से चिपका हो, हड्डी से चिपका हो, अतड़ियों से चिपका हो, तब तो हम पूरे कैंसर को नहीं निकाल सकते, तब कीमोथेरेपी दे सकते हैं। या फिर ये कर लेते हैं, जैसे कि ये बड़ी अतड़ी का कैंसर है, यहां से जो स्टूल है आगे नहीं जा सकता है, तो इसको इतने हिस्से को हमने निकाल दिया और इसको जोड़ दिया, यानी इस हिस्से को इसके साथ जोड़ दिया तो ठीक हो गया, और मरीज को हम कह सकते हैं कि वो एकदम क्योर हो गया। लेकिन अगर यही मर्ज आगे फैला हुआ है और साथ में लिवर में भी इसके कैंसर सेल है, तब फिर खाली कैंसर का ऑपरेशन करने से कोई फायदा नहीं। तब हम क्या करते हैं, बाईपास ऑपरेशन, मतलब स्टूल तब यहां से सीधे यहाँ आ जाता। आपने देखा होगा हाईवे में कैसे बाईपास होते हैं, इसी प्रकार ये बाईपास ऑपरेशन करते हैं और फिर बाद में इसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देते हैं। जब ये ठीक हो जाता है तब फिर इसको पूरा ऑपरेशन करते हैं। पेशेंट्स ऑफ कैंसर रिक्वायर लाइफ लॉन्ग, मैंने आपको इसके इलाज बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन ऑपरेशन करने, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करके ही उसका सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। उसके लिए जरूरी होता है कि वो जिंदगी भर, जब तक वो जिंदा है, बार बार डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवाए। पहले पहले तो उसे हर महीने जाना होगा, फिर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्योंकि बीमारी कभी भी आ सकती है। 1 महीने में भी बीमारी फिर से आ सकती है, या 10 साल के बाद में भी कैंसर हो सकता है। और जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ये पता नहीं लगेगा कि क्या बीमारी आपसे खत्म हो गई है। इसके लिए न केवल आप डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन आपको कैंसर के पास जाकर ये भी हो सकता है कि किताबें पढ़ें, और किताबों को पढ़ के, ये देखिए मैंने पिछली बार भी बताया था कि कैंसर पे कई किताबें मैंने लिखी है। ये करीबन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन है, और 7-8 लेक्चर्स, 7-8 भाषाओं में ये कैंसर किया हुआ है। आप इसे चाहें तो मेरे से ले सकते हैं, या डॉक्टर रश्मि को भी बता सकते हैं, और हम ये किताब आपको भिजवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम उनके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हैंड ओवर टू रश्मि फॉर योर क्वेश्चंस। Thank you so much, Dr. Bose. Like always, simple explanation, no jargons, making it very easy. Few questions have come up already. The first one is, my father has mouth cancer. He is 76 years old and has sores in his mouth. Can my father recover? As I have checked with the doctor, it's very risky since chemo is not advisable at this age. He's 76. Age has no meaning. A patient of 100 years can be also operated upon. I have operated upon patients past 100 years for cancer. It depends upon whether investigations show that he can be operated upon or can be given radiotherapy or chemotherapy. तो only a specialist, अगर माउथ का कैंसर है तो उसको ईएनटी सर्जन के पास जाना चाहिए, जो कि उसकी खाली जांच करके और इन्वेस्टिगेशन करके ये पता कर सके कि क्या ये ऑपरेशन के काबिल है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ज्यादा कॉमनली दिया जाता है माउथ कैंसर के लिए। Thank you, doctor. The next one, my 3 sisters have passed away due to breast cancer. Every year I do mammography and sonomammography. This time I have done only mammography. Reports are fine. Should I also do sonomammography? See, I think आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैमोग्राफी 3 तरह से किए जाते हैं। सोनोमैमोग्राफी एक तरीका है जिसे कि हम अल्ट्रासाउंड द्वारा करते हैं, दूसरा होता है एक्सरे मैमोग्राफी, तीसरा होता है एमआरआई के द्वारा मैमोग्राफी। इन तीनों को मैमोग्राफी को
इस्तेमाल कर सकते हैं तरीकों को। जो यंग पेशेंट है उनको सोनोमैमोग्राफी जरूरी है, क्योंकि जिससे कि अगर एक्सरे मैमोग्राफी करवाते हैं तो उससे रेडिएशन मिलने का डर होता है। एमआरआई मैमोग्राफी है वो काफी महंगा होता है, इसलिए सोनोमैमोग्राफी करवा कर अगर उसमें कुछ निकलता है तब आप आगे जाकर एक्सरे मैमोग्राफी करवाएं। अगर उससे भी पता नहीं सकता तब फिर आप एमआरआई मैमोग्राफी। लेकिन आपको जो मैमोग्राफी या ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन 3 चीजें जरूरी होती है कैंसर के लिए। पहले तो यह है कि आप अपनी खुद की जांच करें। इसका तरीका साइंटिफिक होता है, जो कि मैंने जो किताबें बताई है उसमें है। दूसरा तरीका है कि आप हर साल डॉक्टर के स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपनी जांच कराएं और डॉक्टर को देखने दें कि कहीं आप में कैंसर के कोई लक्षण या साइन तो नहीं है। आप करती हैं लेकिन आपके हाथ उतने सेंसिटिव नहीं है, आपको उतना पता नहीं लग सकता, इसलिए एक स्पेशलिस्ट के पास। और तीसरी है कि वो जांच करवाएं, चाहे मैमोग्राफी करवाएं, और मैमोग्राफी के मैंने 3 तरीके बताए हैं आपको। The next question, what about genetic testing in asymptomatic diagnosis as well as susceptibility to various cancers? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे हिंदुस्तान में भी कई जगह पे थोड़े से लैब्स में जेनेटिक टेस्टिंग होती है। जीन्स के टेस्ट करने से ये पता लग सकता है कि उस आदमी को या औरत को आगे जाके कैंसर हो सकता है कि नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में अभी तक ये वेल एस्टेब्लिश नहीं हुआ है और ये बहुत महंगा है। लेकिन अमेरिका वगैरह में जीन की टेस्टिंग होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फेमस हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उसका मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, एक फेमस हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उसने अपने जीन्स की टेस्टिंग करवाई और उसको पता लगा कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और ओवरियन कैंसर भी हो सकता है। तो उसने अपने दोनों ब्रेस्ट को निकाल दिया, हालांकि उसमें कैंसर हुआ नहीं था। दोनों ब्रेस्ट को निकाल के वहां पर कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई और बाद में उसने अपने दोनों ओवरीज भी निकाल दिए और वो अभी भी फिल्मों में आ रही है। तो जेनेटिक टेस्टिंग बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक वो वेल एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि थोड़े ही समय में, थोड़े ही सालों में ये जीन्स के और एक चीज और बता दूं, अगर ये जीन्स खराब निकलते हैं तो जेनेटिक रिपेयरिंग भी हो सकती है, यानी वो जीन्स को रिपेयर करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। जो साइंस है बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है, और लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम साइंस का इस्तेमाल करें, डॉक्टर के पास जाए, स्पेशलिस्ट के पास जाए और उसकी राय को माने। Thank you, Dr. Bose. Why are these days surgery done after chemotherapy? How can we avoid surgery? Can we avoid surgery? मैंने इसका थोड़ा सा उत्तर दिया है, लेकिन फिर से बता रहा हूं कि कैंसर अगर बहुत फैले लेट स्टेज में आता है तो उसका ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। उस मरीज को अगर आप कीमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, तो वो जो रसौली है वो छोटी हो जाती है और छोटी हो जाने के बाद उसमें आप ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं आगे अगले लेक्चर में बताऊंगा ब्रेस्ट कैंसर में, अगर ब्रेस्ट कैंसर है वो फैला हुआ है, अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो हो सकता है कि सर्जन को सारे ब्रेस्ट को निकालना पड़े। लेकिन अगर आप पूरे ब्रेस्ट को नहीं निकालना चाहते हैं, ब्रेस्ट के थोड़े से हिस्से को निकाल कर बाकी ब्रेस्ट को बचाना चाहते हैं, जिसे कि हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहते हैं, तब उस मरीज को ऑपरेशन के पहले कीमोथेरेपी दे सकते हैं और जब वो बहुत छोटा हो जाता है तब उसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर सकते हैं। इस चीज को मैं अगले लेक्चर में डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन
हमेशा जरूरी है कि हम जितनी मॉडलिटी ट्रीटमेंट है उन सबको इस्तेमाल करें। किसी को पहले, किसी को बाद में, किसी को 5 करें, किसी को 6 करें, लेकिन उसका पूरा इलाज करना चाहिए और स्पेशलिस्ट ही हमें गाइड कर सकते हैं। Dr. Bose, next, is there anything we can do at a younger age to avoid the onset of such symptoms of cancer? No. So far, cancer is not preventable. मैंने कहा कोई जादू की छड़ी नहीं है या जादू नहीं है जिससे कि हम कैंसर अगर होना है तो हो सकता है। खाली उसके लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि कैंसर क्यों होता है। मैंने उसमें स्मोकिंग बताई थी, कोल्टा डाइज बताई थी, हॉर्मोन्स बताई थी, अल्कोहल बताया था और रेडिएशन बताया था। जैसे आप एक्सरे डिपार्टमेंट जा रहे हैं तो जब एक्सरे हो रहा है तो जो मरीज का नहीं हो रहा है उसको बाहर होना चाहिए। जैसे एटॉमिक बॉम्ब हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, उसके कारण कैंसर हुआ। इन चीजों से बचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए 100% गारंटी नहीं है एक आदमी की। शायद जल्दी ही हमें पता लग जाए कि कैंसर क्यों होता है, उससे कैसे बचा जाए। लेकिन अभी तो खाली हम ये प्री कैंसरस बीमारियां हैं जिनको कि बचने के लिए हम डाइट का भी मैंने बताया था कि अगर आप हाई फाइबर डाइट लेते हैं, बहुत ज्यादा फैट नहीं लेते हैं, रेड मीट नहीं लेते हैं, तो अतड़ियों का कैंसर से बच सकते हैं। लेकिन 100% गारंटी नहीं, क्योंकि कई लोगों को देखा गया है कि अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो लंग का कैंसर काफी कम है, लेकिन कई सैकड़ों मरीज लंग कैंसर के ऐसे हैं जिन्होंने कि कभी भी स्मोकिंग नहीं की, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए अभी भी प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जल्दी ही मेरा ख्याल है इसके उपाय हमारे पास होंगे। Thank you, Doctor. I'm from Dainik Jagran. Would you have any idea of approximate number of cancer patients in Chandigarh? Is the next question. चंडीगढ़ का तो मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन मैंने आपको बताया था करीबन 15 में से एक औरत को उसकी लाइफ टाइम में कैंसर होता है। और चंडीगढ़ के तो मैं डेटा अभी आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन करीबन 1 लाख कैंसर के नए मरीज पूरे हिंदुस्तान में हर वर्ष आते हैं। समझ गए ना, 1 लाख नए कैंसर के मरीज, और हो सकता है और ज्यादा है जिनको की डायग्नोसिस नहीं हो पाती। अगर इस 1 लाख कैंसर के मरीज में हम जोड़े जो पुराने मरीज हैं, जो कि 2 साल, 5 साल, 10 साल से बचे हुए हैं या उनको कैंसर हुआ, तो ये संख्या बहुत ज्यादा होती है। और मैंने आपको ये भी बताया कि कैंसर के मरीज हिंदुस्तान में आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। हम लोग उसका ठीक से इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि इतने मरीज हैं, सरकार इनको नहीं देख सकती, इतने अस्पताल नहीं है, इतने स्पेशलिस्ट नहीं है, इतनी रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी नहीं है जहां की हम इन मरीजों के। इसलिए कैंसर के मरीज तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनका इलाज जरूरी और जल्दी से जल्दी करना चाहिए अर्ली स्टेज में। An interesting question, Dr. Bose. Many people who get diagnosed with cancer feel embarrassed, hesitant, and many feel scared. Any message for them on how to stay strong and face the disease? देखिए, किसी भी बीमारी से डरने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे कि डेथ नहीं, मौत नहीं होती है। चाहे वो वायरल फीवर ले, कोविड से आप कितने लाखों मरीज मरे हैं हिंदुस्तान में, स्मॉल पॉक्स से हम बच गए हैं, टीबी से भी कई हजार मरीज है। उनसे डरने से क्या होगा? जैसे मैं इसको उदाहरण देता हूं कि सड़क पर एक कबूतर बैठा हुआ था, उसने सामने से बिल्ली को आते देखा और उसने आंखें बंद कर ली ये सोच के कि बिल्ली नहीं है। ये बात तो गलत है ना। अगर कबूतर बिना डरे हुए उड़ जाता तो वो बच जाता,
लेकिन उसने आंखें बंद कर ली और बिल्ली ने झपट के उसे खा लिया। इसी प्रकार अगर आपके पास कोई बीमारी है, कोई गिल्टी है, कोई ये है, आप उसका दिखाएं डॉक्टर को, उसकी डायग्नोसिस करें और उसका इलाज करें। इलाज करवाने में आपके निकट संबंधियों का, फैमिली मेंबर्स का बहुत, डरने से कुछ नहीं होगा। डरने से तो, क्योंकि अगर आप ठीक से खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो आप ऑपरेशन का, कीमोथेरेपी का सामना नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आप डरे नहीं, भगवान पे भरोसा रखें, अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें। अगर आपको डॉक्टर ठीक नहीं लगता, जैसे आप मेरे पास आ रहे हैं, आपको लगता है कि डॉक्टर बोस ठीक से इलाज नहीं कर रहे, डॉक्टर बोस को थैंक यू बोल के और किसी सर्जन के पास जाइए, लेकिन इलाज नहीं बंद करें। और जल्दी जल्दी सर्जन या कीमोथेरेपिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट बदले नहीं, एक के पास जाए, उस पर भरोसा करे। अगर वो आपको ठीक नहीं लगता तो दूसरे, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। आजकल तो ये भी है कि साइकोथेरेपी भी देते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा जो अच्छे अस्पताल में है, वहां ग्रुप होता है, कैंसर ट्रीटमेंट ग्रुप, कैंसर मैनेजमेंट ग्रुप। उसमें सर्जन होता है, फिजिशियन होता है, पैथोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, रेडियोथेरेपिस्ट होता है। वो पहले दिन से उस मरीज को देखते हैं, उसका पूरा सामना करते बीमारी का आखिरी दिन तक। और आप ऐसे किसी अच्छे ग्रुप से ये करें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, तब भगवान की दया से आप ठीक हो सकते हैं। मैंने कहा कि अर्ली स्टेज में 1/3 मरीज तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर का, जैसे किसी बहन जी ने पूछा था, ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में तो 90-95% एकदम क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो स्टेज 4 में पहुंच जाए तब 15-20% भी नहीं बच पाते हैं। इसलिए डरने की कोई बात नहीं, आप हिम्मत करें, कैंसर से लड़ाई करें और उससे जीते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, ब्यूटिफुल वर्ड्स, एंड लाइक वी स्टार्टेड, इट्स द माइंडसेट, it's all about courage, hope, faith, and more than anything else, self-belief. We'll see you next week again between 12 and 12:30 on Facebook with a third episode with Professor Shashanka Mohan Bose. Thank you so much for all your feedback, and do share these videos with people who you think will benefit, and the message across, bring them along also next week when we catch up at 12 noon. Take care. Have a beautiful and healthy. किताबों को लेके पढ़िए, उससे नॉलेज गेन होगा। आप लोग इधर उधर की चीजें गिफ्ट करते हैं, किताबों को गिफ्ट करें, जिससे कि आप जान सके। जब तक अज्ञानता से कुछ नहीं हो सकता। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। बीच में सोचे नहीं कि मेरे को ये है, वो है, ये नहीं, वो नहीं। आप हिम्मत करें, ज्ञान प्राप्त कर। ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, इसमें आपको खाली आधा घंटा लगता है। अपने सारे दोस्तों को, संबंधियों को बताएं कि कैंसर कैसा है, उसको अटेंड करें। मेरे को भी बताएं कि अगर मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे इसको और ठीक कर सकूं। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं, क्योंकि आप जानिए कि कैंसर के जो डॉक्टर है, सर्जन है मेरे जैसा, वो चाहता है कि कैंसर के मरीज जल्दी स्टेज में आए। वो चाहता है कि मेरे पास जो मरीज आता है वो 100% ठीक हो, और इसी के लिए मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, और इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, Dr. Bose. Take care, everybody. See you next week. Bye.